नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, भारत। बात करता रहता हूँ आपसे कभी कभी जब मूड आता है, जब सोचता हूँ जरूरी आवश्यक है बात करना। अच्छा लगता है आपसे, आपको भी अच्छा लगता होगा बात मुझसे करना, समझना, सुनना। निर्भर करता है कि आपको मेरी बात कितनी अच्छी लगती है नहीं लगती है। सवाल यहाँ पर बात अच्छा लगने का या अच्छी नहीं लगने का नहीं है। बात यह है कि आखिर हो क्या रहा है देश में। हमारा देश, हमारा भारत, हमारे देश के अंदर हम 130 करोड़ लोग ज़्यादा, और हम पढ़े लिखे, अनपढ़, सब तरह के, खेती हर मजदूर, हर क्लास के लोग, हर कैटेगरी के लोग। शायद ऐसा एक ही देश दुनिया में जिसमें इस तरह के कई क्लासेस के लोग, पैसे वाले गरीब, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, सब हैं इस देश में। सारा देश भरा पड़ा है नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राकृतिक धन से भरा पड़ा देश। और प्राकृतिक धन तो पब्लिक भी होती है अगर पब्लिक का सही प्रयोग किया जाए। हमारी पब्लिक बहुत अच्छी, हर क्लास की, और पब्लिक चाहती है देश अच्छा बने। शायद 2-4%, 10% ही लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते होंगे देश अच्छा बने, या देश के अंदर ऐसा ऐसा माहौल पैदा हो कि देश की सारा धन संपत्ति हर एक व्यक्ति की मानी जाए। पर ऐसा है नहीं। ये बहुत लंबी चौड़ी बात है। इकोनॉमी भी आके खड़ी हो जाती है, अर्थव्यवस्था भी खड़ी हो जाती है। वो अर्थव्यवस्था जिसको बहुत कम लोग समझते हैं, उन बारीकियों को कि अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। हम जो पाया अपने सामने अपनी ज़िंदगी में, हम जब तक जीते हैं इस देश में या कहीं और भी इस देश के अंदर हम जी रहे हैं, हमने क्या पाया, पैदा होते ही हम क्या पा रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने क्या पाया था, जब आप पैदा हुए तो आपने क्या पाया, और ये जो पाया वो आखिर कैसा था। हम पैदा होते ही जहाँ पैदा होते हैं वहाँ का वातावरण हम पे लागू होता है, वहाँ की नेचर हम पे लागू होती है, सब पर होती है। भारत में हम पैदा हुए तो भारत का सब कुछ हम पे लागू होगा। मेरा आज ये सब कहने की क्या आवश्यकता है। मैं एक बैकग्राउंड बना रहा हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, और हमने क्या पाया है और किस तरह का पाया है और हम क्या पाएंगे। हम जब भी पैदा होते हैं एक कमरे में पैदा होते हैं या कहीं ऑपरेशन थिएटर में पैदा होते हैं, जहाँ भी पैदा होते हैं, जो एक बनी हुई जगह होती है, वो जगह स्वच्छ है, अच्छी है, साफ है तो हाइजीन कहलाती है, और नहीं है तो नहीं कहलाती है। मैं अभी तक जो बात करता रहा आपसे कुछ पिछले वीडियो में, वो करता रहा स्लीपिंग सोसाइटी, सीरियस सोसाइटी। या वास्तव में ये मजाक नहीं है। कुछ लोग इसे मजाक समझते होंगे कि कैसी बेकार की बातें करता है, आइडियलिस्टिक बातें करता है, प्रैक्टिकल बात नहीं करता है। अरे भैया, प्रैक्टिकल बात ही मैं कर रहा हूँ आपसे, व्यवहारिक बात ही कर रहा हूँ। आप सोचिए आप किस देश में रहते हैं। मैंने पहले आपको एनालिसिस दिया। हमारे यहाँ 135 करोड़ लोग, उनमें से आधे हम कह सकते हैं निर्भर हैं दूसरों पर, और बाकी आधे ऐसे हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है, जिनको काम पर लगाया जा सकता है, जो काम करने की पोजीशन में है। ऐसे आधे लोग, उनमें से किस तरह की क्लासेस मैंने बताई, कुछ डीलर्स हैं, कुछ दूसरे हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कुछ हर तरह के लोग उसमें बताए। हमारे पास जब इतना धन है मानव का, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, इतने मानव जनसाधन हमारे पास हैं, इतने हमारे पास प्राकृतिक संपदा है, इतना हमारे पास सब कुछ है, उसके पश्चात भी हम पीछे क्यों हैं। ये प्रश्न नहीं उठता क्या? हम हर क्षेत्र में पीछे क्यों रह जाते हैं? विज्ञान का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, कॉमर्स का क्षेत्र हो, इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो, कोई और क्षेत्र हो, एजुकेशन शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, हम सब जगह पीछे वर्ग में क्यों रह जाते हैं? क्यों नहीं हम आगे आ सकते? आते क्यों नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी जो एक है स्लीपिंग मोड में रही है। स्लीपिंग मोड में हमारी स्वतंत्रता के बाद रही है। कहते हैं जब आपको चिंता ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको टेंशन ना हो तो आप कुछ सोच नहीं सकते, अगर आपकी आवश्यकताएं पूरी ना हो तो आप आवश्यकता पूरी करने के रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमें खाना पीना कपड़ा रहना सब मिल जाता था, मिलता रहा है। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो हम उस माँ बाप के संतानें हैं जिस माँ बाप के पास रोटी खाने को थी, कपड़ा पहनने को था और रहने को जगह थी, चाहे खेत में ही सही, किसी फार्म में ही सही। इसलिए हमने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि पीने को पानी था, खाने को रोटी अनाज था, चावल था, सब्जियां थी,
इसलिए हमें कोई चिंता नहीं रही। दूध भी था जानवरों की वजह से, गाय की वजह से, भैंस की वजह से दूध भी मिल जाता था और हमें कोई चिंता नहीं थी। हमें चिंता एक ही थी कि हम अपने समाज में किस तरह से अपनी इज्जत से रहें, मान से रहें और किस तरह समाज को आगे बढ़ाएं। तो हमारा हुआ ये कि वो 30 करोड़ 1947 की पॉपुलेशन, 30 करोड़ पॉपुलेशन जो 2019 में 135 करोड़ तक पहुंच गई। अब आप सोचिए आपने कितने रैपिडली, कितनी स्पीड से आपने प्रगति की है पॉपुलेशन बढ़ाने में। 30 करोड़ एक जगह और 135 करोड़ एक जगह, मतलब ये कि 4.5 गुना ज्यादा, 450% हो गई पॉपुलेशन। 350% का बढ़ोतरी 70 साल में। आप सोचिए 350% की बढ़ोतरी 70 साल में हो गई, तो आने वाले 70 साल में और क्या हाल होगा। अगर आप इसको क्वालिटी कहते हैं, क्वालिटी पॉपुलेशन कहते हैं, या ऐसे देश को क्वालिटी का देश कहते हैं, ये आपकी सोच पर निर्भर है कि क्वालिटी का आप मतलब समझते क्या है। अगर एक एवरेज आदमी की लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, जीने का तरीका सही नहीं है, उसको सब वो चीज़ें मिले नहीं जो उसको चाहिए बचपन से लेके आगे तक, जब तक वो अपने आप खड़ा नहीं होता है, अपने इंडिपेंडेंट नहीं होता है, अपना डिसीजन लेने के लायक नहीं होता है, आगे बढ़ के अपने आप को चलाना नहीं होता है, तब तक आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में। मैंने ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, आप इतना बड़ा देश है, इतनी पब्लिक है, आपकी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाना भी नहीं मिलता होगा एक समय का, इनको बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे। जो ऐसे भी होंगे जिनको इस टाइम खाया तो अगले टाइम का पता नहीं, अगले टाइम नहीं मिला तो ऐसे ही सो गए। पानी भी है नहीं, साफ सब जगह पानी के झगड़े आप देख रहे हैं। मद्रास का क्या हाल है, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हाल है, और सब जगह करीब करीब वही हाल है। पानी नहीं, जमीन में बरसात कंट्रोल नहीं होती, आता है तो फ्लड आता है या फिर सूखा पड़ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट और पावरफुल क्षेत्र है। अगर हम पानी को नहीं रोक सकते अपने भविष्य के लिए, आने वाले सालों के लिए, तो हम क्या रोकेंगे जिंदगी में। पानी जो मुफ्त में मिलता है, जिसकी हम कोई फीस नहीं देते ऊपर वाले को या प्रकृति को, उसको भी हम नहीं रोक सकते, उसकी वैल्यू हम नहीं देते। उसी प्रकार और भी चीज़, हवा की वैल्यू हम नहीं देते, अग्नि की वैल्यू हम नहीं देते, सूरज की रोशनी की वैल्यू हम नहीं देते, आसमान की वैल्यू हम नहीं देते। हम इनको कुछ समझते नहीं क्योंकि हम इनको टैक्स नहीं देते। जिस चीज़ भी हम टैक्स देते हैं वहाँ हम धौंस जमाते हैं, देखिए हमने टैक्स दिया, आपने इसका क्या किया। लेकिन ये फ्री की चीज़ें हमको मिल रही है, इसलिए हमें इनकी कोई चिंता नहीं है। एक बहुत बड़ा चिंतन का सब्जेक्ट का विषय है। हम सबको सोचना चाहिए, हम सब लोगों को, चाहे हम पढ़े लिखे हो नहीं हो, लेकिन दुख इस बात का होता है इसको कोई सोचने को आवश्यक नहीं समझता। चाहे वो पढ़ा स्पीच होती हैं, सेमिनार होते हैं, वातावरण के बारे में बातें होती हैं, एनवायरनमेंट के बारे में बातें होती हैं, ये पेड़ लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब बातें हैं। बातों का क्या करोगे तो मालूम पड़ेगा। आज आप देखिए हमारे पास, मैंने पिछली भी वीडियो में कहा था, अगर हिसाब लगाइए आप, हम हैं 130 करोड़ या 135 करोड़। ये इसको वेल्थ मान के चलना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको बर्डन मान लें। अब जो हो गया तो हो गया, आगे ध्यान रखेंगे कम करने का, लेकिन इसको हम संभालें कैसे, ये प्रश्न उठता है। संभालना भी इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया में 7.5 बिलियन 750 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 135 करोड़ हमारे हैं। मतलब ये कि हम विश्व की सबसे पावरफुल वेल्थ है हमारे पास, ह्यूमन वेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज की वेल्थ। आज की तारीख में, आने वाले समय में चाइना से भी आगे हम होंगे। इसलिए हम अपने आप को लीडिंग वेल्थ मानते हैं, इस मामले में लीडिंग वेल्थी मानते हैं। इसको अब आप प्लस ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, ये बुराई भी हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है, लेकिन आप पॉजिटिव लेके चलेंगे तो उसको आप डेवलप करके बहुत आगे भी निकल सकते हैं। आज आप देखिए 135 करोड़ लोग, आधे इसमें से डिपेंडेंट, आधे इसमें से सर्वाइव करने वाले, एग्जिस्ट करने वाले, काम करने वाले हो सकते हैं। इनका हमने आखिर किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, क्यों नहीं सोचते हम लोग। इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं इनको अच्छी तरह से ट्रेन करके दुनिया का निर्माण करने के लिए इनको आगे बढ़ाया जाए। इनमें से हजारों लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जो जवान हैं, यंग हैं, जिनके हाथ में कलाई दी जा सकती है, तकनीक सिखाई जा सकती है, आगे बढ़ाया जा सकता है। खाली राष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के भाषणों में कहने से कि हम स्किल डेवलपमेंट कर देंगे, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। हमें क्यों चाहिए सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स, हमें क्यों चाहिए सारे इंजीनियर या डॉक्टर, हमें क्यों चाहिए सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर्स, हमें क्यों चाहिए सारे कंपनी सेक्रेटरी या दूसरे। हम ऐसे उत्पाद क्यों नहीं करते, ह्यूमन रिसोर्सेज का ऐसा प्रोडक्शन क्यों नहीं करते कि हमारा आदमी दस्तकारिता में माहिर हो। दस्तकारी का मतलब होता है
दस्तकारी हाथों से काम करने वाले व्यक्ति को दस्तकार कहा जाता है, टेक्नीशियन कहा जाता है, मैकेनिक कहा जाता है, उसको आधा इंजीनियर या आधा टेक्नीशियन कहा जाता है। ऐसे लोग जो हाथ का काम करके खा सकते हैं, कमा सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्कूटर ठीक करने वाला मैकेनिक होता है, उसको भी दस्तकार कहते हैं। कोई जूता ठीक करने वाला आदमी होता है, उसको भी दस्तकार कहते हैं। कोई वाइट वॉश करने वाला होता है, उसको भी दस्तकार कहते हैं। कोई आपके प्लम्बिंग का काम करने वाला, वो भी दस्तकार होता है। इसी तरह से सरी का काम करने वाला भी दस्तकार होता है, वेल्डिंग करने वाला भी दस्तकार होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर टेक्नोलॉजी इतने न ला दी जाए बल्कि उनको काम सिखा दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को दस्तकार कहा जाता है, टेक्नीशियन कहा जाता है। उसको टेक्निकल नॉलेज होती है, वो काम कर सकता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। अगर आपको ध्यान नहीं तो आप इंग्लैंड में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ एक मेसन की कीमत एक दिन की एक कारपेंटर की करीब करीब 100 पाउंड से ऊपर होती है। 100 पाउंड का मतलब आप सब समझते हैं कि कितने रुपए हो गए। और हमारे यहाँ एक मेसन कितना लेता है? आज से 7-8 साल पहले तो वो 300-200 रुपये लिया करता था, आज की तारीख में 700-800 1000 तक ले लेता है। प्लम्बर भी इतना ले लेता है, इलेक्ट्रिशियन भी इतना ले लेता है, और जो लोग टेक्निकल हाथ का काम करते हैं वो इतना ले लेते हैं। और एक समय आएगा कि हमारे बहुत लोग कम पड़ जाएंगे। उसका रीज़न है कि आज की तारीख में ना तो IITI इतनी ज़्यादा है कि इन लोगों के वहाँ एडमिशन कराई जाए, और ना ही कोई कराने की सोचता है। सेकंड प्रायोरिटी में जरूर ये आते हैं, सोचते हैं चलो ये कुछ नहीं मिला तो IITI ही कर लें। उसकी भी सीटें लिमिटेड है। IITI में भी ऐसे प्रशिक्षण देने वाले टीचर की आवश्यकता है जो कुछ सिखा सकें। आज हर व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, IT वाला बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। मतलब हर व्यक्ति वो बनना चाहता है जहाँ पर आराम से लाइफ कट जाए, एयर कंडीशन रूम में बैठे काम करें और हमारे को पैसे अच्छी पैकेज मिल जाए और हम चलते रहे आगे। देश के क्या करेगा क्या नहीं करेगा, समाज क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हम एडमिशन लेते वक्त ये नहीं सोचते कि आने वाले वक्त में हमारी कितनी वैल्यू होगी, हम कहीं डाइजेस्टिबल भी होंगे या नहीं होंगे, सड़क पे पड़े रहेंगे और शोर मचाते रहेंगे कि हमारे हाथों में जॉब नहीं है। कोई भी BA करता है, MA करता है, कोई साइंस की डिग्री करता है, कुछ करता है, उनको आज की तारीख में जो तुम्हारे देश का हाल है, उनको कोई काम नहीं आता है सिवाय इसके कि मैंने BSc की है, मैंने MSc की है, मैंने BE की है, मैंने BTech की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। लेकिन आप किस काम में उस्ताद हैं, किस काम में आप एक्सपर्ट हैं, इस बारे में कुछ नहीं होता है। डॉक्टर जाते हैं नए नए, वो तक काम नहीं कर पाते हैं। इंजीनियर फिट नहीं कर पाते हैं अपने आप को इंडस्ट्री में। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जब बिना आपको 5-10 साल 15 साल के बिना आप कहीं सूटेबल हो जाएं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जड़ें कहीं ना कहीं खराब हैं, हमारी शिक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। क्यों बनना चाहते हैं सारे व्हाइट कॉलर, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। मतलब ये नहीं कि अगर मैंने इंजीनियरिंग किया तो बाकी इंजीनियरिंग करें, आप कोई रोक नहीं रहा है आपको। लेकिन आप ये सोचिए कि आप क्या समाज की जरूरत है या नहीं है। आज इंजीनियर की जितने भी बाहर आ रहे हैं, कहते हैं इंजीनियर इतने लाख इंजीनियर हर साल बाहर आ रहे हैं, हर वर्ष बाहर आ रहे हैं। सच बात है, बाहर आ रहे हैं, लेकिन बाहर आ रहे हैं कर क्या रहे हैं, सवाल ये उठता है। कितना काम उनको आता है, सवाल ये उठता है। कॉलेज में क्या सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी को क्या सिखाती है, कितना उनको आगे पढ़ना सिखाती है, कितना उनको डेवलपमेंट काम सिखाती है, कितना उनको। हर आदमी IIT में जाना चाहता है, हर आदमी बड़े से बड़ा डिग्री लेके आगे बढ़ना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि बस मैं बहुत बड़ा बन जाऊँ। बहुत बड़ा बनने से या बहुत छोटा रहने से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश की जरूरत है कि आप कहाँ फिट होते हैं। आप अगर आप इस बात का लेंगे, जो मॉडर्न मैनेजमेंट होता है वो कहता है जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति एक ही जगह फिट हो, उसको दूसरी जगह फिट करके देखो, उसको तीसरी जगह फिट करके देखो, उसको चौथी जगह फिट करके देखो, 4 जगह 5 जहाँ भी देख सकते हैं आप देखिए, कहीं ना कहीं तो फिट होगा। और अगर फिट नहीं होता है तो उसको थोड़ा बहुत सिखाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, जॉब ट्रेनिंग दीजिए, कुछ करिए कि वो कम से कम उस काम के लिए सूटेबल तो हो जाए, और फिर वो फिट हो ही जाएगा। और एक बार फिट हो गया तो फिर जॉब पर वो काम सीखता रहेगा और भी एडिशनल नॉलेज देता रहेगा, वर्क नॉलेज देता रहेगा, और वो आगे से आगे बढ़ता रहेगा। आप डिग्री को मत पूछिए, आप डिग्री की वैल्यूज को मत पूछिए, आप पूछिए कि आप जानते क्या है, आप करते क्या है। इंटरव्यू में पूरा आना चाहिए। इंटरव्यू का मतलब थ्योरी से नहीं होता है, प्रैक्टिस से होता है। अगर आपने काम किया है कहीं ना कहीं तो आप बात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप खाली फ्रेश हैं तो आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है वो काफ़ी पुरानी होती है। इसलिए मेरा प्रश्न ये उठता है कि हमारी सीरियसनेस और हमारी जो स्लीपिंग मोड है उससे कैसे बाहर आया जाए, हम अपने आप को स्लीपिंग मोड से कैसे हटाया जाए। जैसे मैंने कहा कि 135 करोड़ हमारे यहाँ भारत के लोग हैं, वो भी एक वेल्थ है। अगर आप आगे चल के देखिए, इस वेल्थ को पॉजिटिव ना लेके नेगेटिव ना लेके हम इसको राइट डायरेक्शन में लेके जाएं। जैसा कहते हैं राइट मैन फॉर राइट जॉब, मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि सही आदमी को ही लगाना जाना चाहिए जहाँ वो फिट हो। गलत आदमी को सही जगह, सही आदमी को गलत जगह लगाने से खराब ही होता है, काम सही नहीं होता है। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, हमने अपनी हवा का कितना ध्यान रखा है हमारे देश के अंदर। हम दूसरों की बातें छोड़ दें, पहले अपनी बात करें। आज की तारीख में आप देखिए 2019 में क्या हाल है। मैंने स्टैटिस्टिक्स दिए पिछले वीडियो में, 33 करोड़ गाड़ियां तो रिकॉर्ड में हैं 2019 में। 33 करोड़ तो हम कह रहे हैं, पता नहीं कितनी और करोड़ होंगे।
आप ये देखिए, जिस देश में 33 करोड़ गाड़ी रोज चल रही है सड़क पे, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक और दूसरी डायरेक्शन में पूरे देश के अंदर 33 से 35 करोड़ गाड़ी, या हो सकता है 40 करोड़ भी हो, मैं आज कुछ नहीं कह सकता हूँ इस विषय पर। आप 33 करोड़ ही मान लीजिए, 30 करोड़ ही मान लीजिए, 30 करोड़ बस भी है उसमें, ट्रक भी है उसमें, कार ऑटो सब कुछ है उसके अंदर। इतनी सारी गाड़ी डीजल भी ले रही हैं, पेट्रोल भी ले रही हैं, सीएनजी भी ले रही है। जिस देश में 33 करोड़ गाड़ी चल रही है, जहाँ बहुत से देशों में तो 33 करोड़ की पॉपुलेशन भी नहीं है, और आपके यहाँ तो इतनी गाड़ियां हैं, पूरी अरब कंट्री मिला दें, पूरा यूरोप मिला दें, तब भी इतनी पॉपुलेशन नहीं बनेगी जितनी आपके यहाँ गाड़ियां हैं। बड़े बड़े शहरों का तो आप हाल जानते हैं, दिल्ली का, बॉम्बे का, जहाँ गाड़ी चलती है, रश हो जाता है तो उनका क्या हाल होता है, फॉग में उनका क्या हाल होता है। अब आप ये जितना आप फ्यूल पी रहे हैं, गाड़ी में लगा रहे हैं, एक एक व्यक्ति एक गाड़ी में जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ी चलाता है, 110 एचपी की चलाता है, 120 एचपी की चलाता है, एक व्यक्ति होता है, और इतनी बड़ी गाड़ी होती है, पूरी सड़क को जाम कर देती है। माना कि आपने पैसा दे के गाड़ी खरीदी, हम ये भी मानते हैं कि आप टैक्स देते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि आपने पैसा दे के गाड़ी खरीदी है, प्रश्न ये उठता है कि आखिर आप ये नुकसान जो कर रहे हैं, नेचुरल लॉस जो कर रहे हैं, पेट्रोल तो जल रहा है, डीजल तो जल रहा है उसके अंदर, वो पैदा आपने नहीं किया, वो गल्फ ने भी पैदा नहीं किया, वो प्राकृतिक है। गल्फ ने तो उसको मिला है, किस्मत से उसने उसको बेचा है, और हमने इसको खरीदा है, दूसरे उसको खरीदते हैं। तो आप कितने फ्यूम्स हवा में छोड़ रहे हैं, आप कितना धुआं आसमान में छोड़ रहे हैं, 33 करोड़ हो जा रहा है गाड़ियों को जला के। अब आप हिसाब लगा लीजिए, इतनी समझदारी आप में खुद होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 5 लीटर भी गाड़ी एक दिन में लेती है, 5 लीटर या 3 लीटर भी लेती है, तो कितना लीटर आपने दे दिया। आप 3 लीटर भी लगा लीजिए, 99 करोड़ लीटर तेल आपका चला गया। 33 करोड़ गाड़ी आप चलाते हैं, आप एवरेज 3 लीटर भी एक दिन में लगा लीजिए, 33 दिया 99 करोड़ लीटर आप खा गए एक दिन में। 99 करोड़ 100 करोड़ लगा लीजिए आप, तो एक महीने में 3000 करोड़ लीटर आप खा गए। आप 33 के हिसाब से एक महीने में कितने फिर पेट्रोल डीजल सीएनजी आप खा गए, आप सोचिए। ये सोचने का विषय नहीं है क्या? क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? क्या ये पॉइंट नहीं है, लॉजिक नहीं है बात करने में? अब आइए दूसरी वस्तु पे, दूसरी चीज पे, जिसको हम कहते हैं गाड़ियों के साथ साथ हमारे यहाँ एयर कंडीशनर भी चलते हैं। एयर कंडीशनर चलाना कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। ठंडी हवा होनी चाहिए, एयर कंडीशनर होना चाहिए, लेकिन हमको देखना चाहिए कि हमारे एयर कंडीशनर क्या वही है जो हम चाहते हैं, जिस तरह हमारी गाड़ियाँ क्या वही है जो होनी चाहिए। हमारी गाड़ियों में हम कौन सा पेट्रोल यूज करते हैं, कौन सा डीजल, क्या वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा नहीं हम सोचते, कभी भी बस चलाए जाते हैं। इतनी स्मोक आती है, इतनी फ्यूम आती है, होते रहिए आपकी पोल्यूशन, चाहे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, धुआं तो फिर भी आएगा, जादू तो नहीं हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर हमारे यहाँ 10 करोड़ एसी चल रहे हैं या 15 करोड़ एसी चल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हर ऑफिस में एसी चलता है, हर घर में एसी चलता है। अगर 10 करोड़ से 15 करोड़ भी एसी आपके काम कर रहे हैं एक दिन में, अब आप लगा लीजिए उसके अंदर कितनी बिजली तो चलो मान लिया आप बिजली की कोई बात नहीं है, बिजली से पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन जो छोड़ रहे हैं धुआं, जो गंदी हवा छोड़ रहे हैं, वो जो कहते हैं कि गर्मी, आप कभी एसी के पीछे खड़े होते हो, आप देखना ड्रिपिंग होती है पानी की, गर्म साथ साथ में गर्म हवा भी निकलती है कंप्रेसर के दर के बाद, जब वो एयर सर्कुलेट हो गई गर्म हवा जो निकलती है, आखिर वो जाती कहाँ है? जिस तरह हमारी गाड़ियों की बदबू, हमारी गाड़ियों की गैस निकलती है, एग्जॉस्ट होता है, वो हवा में जाता है, उसी प्रकार से इन एयर कंडीशनर का भी हवा में जाता है। तो इतने सारे एयर कंडीशनर, बिजली तो चलो खर्च होगी ही होगी, उससे कितना इफेक्ट हमारी हवा को होता है हम जानते हैं। इसके अलावा और एयर कंडीशनर कहाँ होते हैं? और एयर कंडीशनर होते हैं हमारे यहाँ जितनी ट्रेन हैं, बड़ी बड़ी ट्रेन जो एसी भी चलती है, सब एसी होता है, कुछ में तो कुछ डिब्बों में होता है, और कुछ ट्रेन तो सारी एसी की होती है। राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और सारी एक्सप्रेस, इतना सारा चलता है, फ्यूल उसमें लगता है। फ्यूल तो चलो बिजली लग गई, लेकिन एसी तो चलता है, एसी का धुआं तो निकलेगा, एसी की हीट तो निकलेगी, वो कहाँ जाएगी? वो भी हवा में जाएगी। तो उसका नुकसान किसको होगा? उसको नुकसान हवा को होगा। तो वो किसका जिम्मेदारी आती है? क्या वो नेचर की जिम्मेदारी है? क्या वो भगवान की जिम्मेदारी है? वो भी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम समझते नहीं हैं। स्टैंड बाई जनरेटर सब देख लीजिए, पूरे देश के अंदर जहां जहां बिजली की प्रॉब्लम होती है, जनरेटर रखे हुए हैं, बड़े बड़े जनरेटर, 30 kVA के, 51 kVA के, और पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम लिखा होता है साइलेंट जनरेटर। साइलेंट हो या ना हो, फ्यूल तो आप यूज कर ही रहे हैं, डीजल या पेट्रोल तो यूज कर ही रहे हैं, उसके डीजल होते हैं आमतौर पे। इतने बड़े बड़े जनरेटर घरों में भी हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में भी हैं। आपका मतलब कहने का मेरा ये है कि 1 लाखों जनरेटर काम कर रहे हैं हर रोज, उसमें भी तो पॉल्यूशन पैदा होता है उसकी गैस से। ऐसी अब इंडस्ट्रीज को आप देख लीजिए, कितनी सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ फ्यूल पैदा होता है, फ्यूल यूज होता है। ये सब चीजें आप मिला के देखेंगे तो
आपको आश्चर्य होना चाहिए कि आखिर हर रोज हम कितना योगदान कर रहे हैं हमारे ऊपर जो हवा है उसको गंदा करने के लिए। उसको साफ तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास विज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हवा को साफ कर पाए। लेकिन हाँ, उसे गंदा करने के लिए, उसको गंदे डालने के लिए हम योगदान जरूर देते हैं। और ये हमें को धन्यवाद देना चाहिए अपने आप को कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि भगवान की बनाई हुई चीज़ की हम ऐसी की तैसी कर रहे हैं, उसे खराब कर रहे हैं। उसको अच्छा तो हम कर नहीं सकते, उसको खराब अवश्य कर देते हैं। ये हमारा क्रेडिट है, इसको आप डेबिट मान लीजिए, क्रेडिट मान लीजिए, अपना क्रेडिट ले लीजिए कि हर आदमी जो हम सोच नहीं सकते वो करता है, और जो करना चाहिए वो सोचता नहीं है। पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, फैमिली वाले हों, समाज, कोई नहीं सोच रहा ऊपर से नीचे तक। जिनका काम सोचने का है, वैज्ञानिक नहीं सोच रहे, इंजीनियर नहीं सोच रहे, लीडर्स तो सोचने का मतलब ही नहीं उठता उनको। तो सोचने का लीडर्स तो वही होते हैं जो सोच नहीं सकते, उन्हीं को लीडर कहा जाता है। और उनको बनाने वाले वो होते हैं जो बिल्कुल नहीं सोच सकते। पब्लिक जिसको कहते हैं, मत अधिकारी जिसको कहते हैं, वोटर जिसको कहते हैं, तो उनको चुनाव में भेज के उनको जिताता है, वो तो बिल्कुल नहीं सोच सकता कि आखिर वो चुन क्यों रहे हैं उनको। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा इस विषय पर, लेकिन सच तो सच है। हम जब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, किसी और को चुनते हैं, हम ये थोड़ी देखते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि ये देखना हमारा काम हम नहीं समझते। हम तो कहते हैं दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, बस प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा देखकर या चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा देखकर हम वोट दे देते हैं। इससे हमारा कितना अच्छा योगदान है। जब हम ऐसे लोगों के बारे में सोच ही नहीं सकते जिन्होंने हमारे राज्य को या हमारे देश को आगे बढ़ाना है या पीछे गिराना है, तो हम बताइए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या योगदान कर रहे हैं अपने देश के लिए जो हम कर सकते हैं। चलो आप हवा साफ नहीं कर सकते, हम मान लेते हैं इस बात को। आपके हाथ में सूरज की शक्ति नहीं है, आपके हाथ में हवा की शक्ति नहीं है, आपके हाथ में पंचतत्वों की शक्ति नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जो शक्ति है, आप तो वहां भी सोए हुए हैं। ऐसे कितने परसेंट वोटर हैं, हमारे देश के कितने परसेंट लोग हैं जो ये देख के वोट देते हैं कि ये कैंडिडेट मेरे एरिया का कैसा है, क्या ये मेरे लायक है, हमारे क्षेत्र के लायक है, क्या ये देश के लायक है। ऐसे कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे तो ऐसा सोच के ये फैसला करते हैं कि हमको अपना वोट किसको देना है। तो क्या ये सोचने की बात नहीं है? ना तो मैं बीजेपी का रिश्तेदार हूँ, ना मैं कांग्रेस का रिश्तेदार हूँ, ना मैं किसी और का रिश्तेदार हूँ, और मैं होना भी नहीं चाहता ऐसे गधे नेताओं का रिश्तेदार जिनकी सोच समझ बुद्धि में बंद हो, तो सोचने की लायक कोशिश नहीं रखते हो, और जिनके दिमाग बंद हो, जिनको एक ही मतलब है कि हमें किसी भी हालत से प्लस और माइनस, बाई हुक और बाई क्रुक, हमें सीट चाहिए, गद्दी चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, बस हमको पावर मिलनी चाहिए। उसके बाद हम 5 साल आराम करें और फिर झूठ झाट बोल के दोबारा पावर में आ जाए। मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब उन लोगों से जो उनको बनाते हैं। आज देखिए सबूत आपके सामने है, इससे ज्यादा आप क्या सबूत चाहेंगे? 2019 के चुनाव में 233 व्यक्ति ऐसे आए, ऐसे व्यक्ति जिन पर केस चल रहे हैं, क्रिमिनल केस चल रहे हैं, सिविल केस की नहीं मैं बात कर रहा, ऐसे जिनको सजा हो सकती, पब्लिक ने उनको वोट दिया है। अब वो ईवीएम में क्या गड़बड़ी कैसे नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे। आप मान लेते हैं कि आपने उनको वोट दिया है। अब आप सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों को जिन पे मर्डर के मुकदमे हों, ऐसे लोगों को जिनको आतंकवाद के मुकदमे हों, जो आतंकवाद के केस में जेल में रह के आ चुके हों, ऐसे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति जिन्होंने भ्रष्ट काम किए हैं, जो हर तरह के क्रिमिनल इन 233 में हर पार्टी के हैं, सबसे अधिक पार्टी इसमें बीजेपी वाले हैं। अगर हम लोग ऐसे व्यक्तियों को एमपी बना सकते हैं तो अपने बारे में सोचिए कि आप अपने देश के बारे में कितने चिंतित हैं। अगर मेरा देश का नागरिक, भारत का नागरिक, भारत का वोटर इतना भी नहीं सोच सकता कि ये आदमी कितना गलत है, ये जो खड़ा है उम्मीदवार ये क्रिमिनल हो सकता है या है, अगर हम उसको चुनने की ताकत रखते हैं, हैसियत रखते हैं, तो बताइए हम अपने बारे में क्या कहें? क्या हम सो रहे हैं या हम जाग रहे हैं? हम देश के बारे में चिंतित हैं, सीरियस हैं कि नहीं हैं? ये इश्यू तो उठना चाहिए और उठ भी रहा होगा, लेकिन वो तो बैठे हैं संसद में, उनका आप क्या बिगाड़ लेंगे? आधे के करीब लोग ऐसे हैं जो गलत हैं, जो गैर कानूनी काम करके संसद में आए हैं, और हम उनको संसद की कसम खिला रहे हैं, भगवान के नाम पे संविधान की कसम खा रहे हैं ऐसे लोग, और फिर जाके हो हल्ला कर रहे हैं। कोई श्री राम के नाम पे हल्ला करता है, कोई अल्लाह अकबर के नाम पे हल्ला करता है, कोई जाकर वहाँ काली के नाम पे हल्ला करता है, और किसी राधे राधे के नाम पे करता है, कोई किसी के नाम पे करता है। इससे ज्यादा वो कर नहीं सकते क्योंकि इससे ज्यादा वो जानते नहीं है। इसी के नाम पे उन्होंने वोट लिए, भगवान के नाम पे वोट लिए, भगवान को बेचा इन लोगों ने। इलेक्शन में, चुनाव में ये भगवान को भी बेच सकते हैं। इनके लिए हवा पानी तो क्या है? अगर कोई हवा का खरीदार होता, कोई धूप का खरीदार होता तो उसको बेच देते, या कोई देश का खरीदार होता तो उसको भी बेच देते। हमारा देश
ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां ये नहीं समझ आता कि ये नदी का किनारा कौन सा है, ये समुद्र के बीच कौन सी है। आज की तारीख में जबकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे देश में हैं, मैं तो ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा बुद्धिहीन, सबसे ज्यादा चरित्रहीन लोग हमारे देश में हैं। पढ़े लिखे अवश्य हैं, वो कॉलेज की डिग्रियां उनके पास हैं, यूनिवर्सिटीज के ग्रांटेड डिग्रियां उनके पास हैं, लेकिन कॉमन सेंस के कंगाल हैं वो। कॉमन सेंस के दिवालियापन है उनके अंदर कॉमन सेंस के नाम की चीज नहीं है, उनके अंदर एवरेज थिंकिंग नहीं है। होंगे वो बड़ी बड़ी डिग्री वाले, होंगे वो बीए एमबीए, होंगे वो डॉक्टर इंजीनियर, होंगे वो कुछ भी, वो अपने लिए है, सिर्फ देश के लिए नहीं है। अगर देश के लिए भी होते तो आज ऐसा नहीं होता जो हुआ है। अगर वो देश के लिए होते तो सोचते समझते कि कौन क्या है। अगर वो देश के लिए होते तो सोचते कि मुझे किस उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अगर वो इतने होते जागते सोचते, देश की चिंता होती, क्योंकि उनको तो बैठे बैठाए आज़ादी का फल मिला हुआ है। उन्होंने तो कुछ किया नहीं है देश की स्वतंत्रता के लिए, उन्होंने कहीं योगदान नहीं है। जो नेता बैठे हैं आज तारीख में, उनका तो बिल्कुल भी योगदान नहीं है इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को अंग्रेजों के हाथ से छीनने में। वो सिर्फ बातें करके झूठ बोल के सत्ता में आए हुए हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर उनको कोई क्रेडिट दिया है, भाई आपने देश के अंदर देश को आजाद कराने में ये आपका योगदान था, हम इसलिए आपके सामने नतमस्तक हैं। ऐसे लोग सत्ता में आज बैठे हैं, वो किसी भी लेवल पे बैठे हों, ज्यादातर वही लोग हैं। और पब्लिक उनको लाती है, क्या समझ के लाती है, इसका जवाब तो पब्लिक देगी, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसलिए बार बार कहता हूं कि हम सोने वाला समाज हैं, हमारा समाज में कोई योगदान नहीं है। हम जो होता है थोड़ा बहुत उसको भी खराब कर देते हैं, और कर रहे हैं। जैसे हमने हवा को खराब कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हवा खराब पिछले 5 साल में हुई है, लेकिन हुई तो है समाज द्वारा ही। इसमें नेता चाहे कोई भी रहा हो, हवा तो हमने खराब की है। इतनी गाड़ियां तो हम चलाते हैं, इतने जनरेटर हम चलाते हैं, इतने एसी हम चलाते हैं। अरे कम भी तो इस्तेमाल किए जा सकते थे, छोटे तो किए जा सकते थे। जरूरी तो नहीं कि सारे एसी चलाए जाएं। अरे थोड़ा चलाओ, थोड़ी गाड़ी चलाओ, छोटी गाड़ी चलाओ, इतना चलाओ कि कम से कम आने वाले 50 साल में, 100 साल में पेट्रोल की डीजल की कमी तो ना हो। लेकिन हमें नहीं सोचना, हमें तो ये देखना है कि मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है, मेरी गाड़ी कितनी पावरफुल है, कितनी महंगी है, मैं उसकी गाड़ी से छोटी क्यों चलाऊं। वो मेरा समाज का साथ में नेबर वाला है, मैं उससे आगे क्यों ना निकलूं। मेरा बच्चा क्यों ना गाड़ी में स्कूल जाए, मेरा बच्चा 2-3 किलोमीटर पैदल क्यों जाए। आखिर हम पैसे वाले हैं, हम स्टेटस वाले हैं, हमारा बच्चा किसी से कम तो नहीं, हम किसी से कम तो नहीं। ऐसी सोच जब समाज में आ जाती है तो समाज का पतन तय है। जो समाज भगवान की बनाई चीज को खराब कर दे, भगवान की दी हुई प्योरिटी को खराब कर दे, उस समाज का मरना तय है। कभी ना कभी उसको मरना होगा, क्योंकि जो समाज भगवान का नहीं, वो समाज किसी और का नहीं है। वैसे तो हम पत्थर को भी पूछते हैं, हम पानी को भी पूछते हैं, हम हर चीज को पूछते हैं, पवन को भी पूछते हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सूरज को भी, हम जब सूरज को पानी दे रहे हैं, हम सूरज को नमस्कार कर रहे हैं, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है। अरे कहाँ नमस्कार कर रहे हो, सूरज की धूप से तो आप भागते हो, कहाँ नमस्कार कर रहे हो आप। हवा को आप पूछते हैं, लेकिन किसको पूछते हैं। हवा के अंदर केमिकल्स को पूछते हैं जो आपकी गंध डाली हुई है। किसको पूछते हैं, किस पहाड़ को पूछते हैं जिसको आपने खराब किया, जिसके पेड़ उठा के आपने फेंक दिए, जिसका जंगलहीन आपने कर दिया। उस पेड़ को पूछते हैं, उस पहाड़ को पूछते हैं, क्या किया फिर आपने। आप खुद ही मार रहे हैं उसको, उसकी पूजा भी कर रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे, इसे अंधेर गर्दी नहीं कहेंगे, इसे दिमाग की बत्ती को लोना नहीं कहेंगे। ऐसे लोग बुद्धि होते हैं या चतुर होते हैं, आप सोच लीजिए उनकी अकल कितनी डिग्री की होती है, आप सोच लीजिए। बात ये नहीं है कि मैं खाली बातें कर रहा हूँ। अगर मैंने गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत हूँ। क्या हमें जाग कर नहीं रहना चाहिए। हमारी शिक्षा का क्या फायदा अगर हम अपने देश के बारे में भी नहीं सोच सकते, अपने समाज के बारे में नहीं सोच सकते, अपने प्राकृतिक साधनों के बारे में नहीं सोच सकते, तो हमारी शिक्षा का होना या ना होना बराबर है। हम में और किसी गधे में, हम में या किसी कुत्ते में क्या फर्क रह जाता है। हम खाली इसलिए पैदा होते हैं इस देश में कि बस हम खाएंगे पिएंगे, पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, जॉब लेंगे और उसके बाद मर जाएंगे। क्या हम इसलिए पैदा होते हैं कि हम हर 5 साल में पोलिंग बूथ पे खड़े होंगे, किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को वोट देके आ जाएंगे और उसके बाद 5 साल तक आपका शुक्रिया। क्या हम इसलिए पैदा होते हैं। हमें सोचना चाहिए, हमारा काम है सोचने का। अगर पढ़ा लिखा नहीं सोचेगा, इंटेलिजेंट नहीं सोचेगा, तो किस बात का इंटेलिजेंट है वो, किस बात का पढ़ा लिखा है वो। आप सिर्फ जॉब करके पैसे कमाने के लिए पढ़े लिखे हैं, आप सिर्फ कार में घूमने के लिए पढ़े लिखे हैं, आप ऐश करने के लिए पढ़े लिखे हैं, आप एक लग्जरी कार चाहते हैं, आप लग्जरी लाइफ चाहते हैं, विलासिता की जिंदगी चाहते हैं, क्या आप इसके लिए हैं। इस देश का क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। कहने को तो हम जनगण मन अधिनायक कहते हैं, उसमें कहते हैं जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। बड़ा अच्छा लगता है कहने में, जन गण
पब्लिक है, जन है, गण है, सब जनगण में कहलाते हैं, गणतंत्र है, रिपब्लिक है। हम जन हैं, अपने को राज करते हैं, गण है, गण गिनती को भी कहते हैं, जन गण मन है, अधिनायक है। अधिनायक कौन है? अधिनायक संविधान के हिसाब से हम सारे, हमारी पूरी पब्लिक, हमारे देश की पूरी आबादी, पूरी हमारी, आप कह सकते हैं कुछ भी गिनती, हिंदी का मैं शब्द भूल रहा हूँ कि जनता को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, जनमत, जो भी आप कहें उसको, उसके अधिनायक हम हैं। भारत की पब्लिक अधिनायक, जन गण मन अधिनायक जो है वो जीवा में रहे, वो लाइट में रहे, वो बुलंद रहे, मतलब कह रहे हैं ये भारत भाग्य विधाता, भारत अपने भाग्य का विधाता है। भारत वो पब्लिक जिसको हम भारत कहते हैं, 135 करोड़ लोग, आज वो अपने आप में भारत है और वो भाग्य का विधाता है। उन्होंने अपना भाग्य खुद लिखना है, स्वयं लिखना है। इसका मतलब ये होता है हमें स्वयं अपना भाग्य लिखना है। तो हम अपना भाग्य ऐसे को लिखेंगे जैसा हम लिख रहे हैं, ऐसा बनाएंगे जैसा हम बना रहे हैं। सोती सोसाइटी, गैर जिम्मेदार सोसाइटी, गंभीरता ना होने वाली सोसाइटी, क्या हम ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं? चाहते क्या हैं प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं। आज कोई को किसी की चिंता नहीं है। जब तक आपके ऊपर आंच ना आए, आपको लगता नहीं कि तापमान बढ़ रहा है। जब तक आपके घर के अंदर सूरज कड़क ना मारे, तब तक आपको लगता नहीं कि धूप तेज है। जब तक आपके घर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड की बदबू ना आए, आपको लगता नहीं कि बाहर में सीवेज बह रहा है। ये सब बातें बताती हैं कि हम सीरियस नहीं हैं। हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, हम देश के लिए नहीं जीते हैं। कहने को हम राष्ट्रवादी बनते हैं, कहने को हम भारत माता की जय बोलते हैं, कहने को वंदे मातरम बोलते हैं। कभी सोचा भी है कि हम करते ये है कि नहीं करते? हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, क्या हम जय श्री राम हैं? क्या हम राम के भक्त बन सकते हैं? जैसे राम ने जिंदगी जी, क्या हम जी सकते हैं? जैसे राम के आइडियल से क्या हम ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके, उस तरह की जिंदगी जी सके। हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, हम अपनी सुविधाएं नहीं छोड़ सकते, हम अपने देश के लिए सब कुछ नहीं कर सकते। अपने लिए जीता कुत्ता भी जीता है, तो हम क्या उसी कैटेगरी में हैं? हम बोझा नहीं उठा सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते। हमारे पास पैसा है भैया, हमारा ये काम कर देना, बात खत्म, हम जगह घर पे सोएंगे। आज देश वही है। हम ऐसे लोग हैं जो बर्बादी से भी नहीं डरते, और हम ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव भी नहीं करते। आज जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ये छोटे से एग्जाम्पल दिए हैं कि इतने लोग हैं हम, इतने एसी हमारे पास, इतनी ट्रेन चलती हैं उसमें भी एसी होते हैं, इतनी इंडस्ट्री चलती है उसमें भी एसी होते हैं, मेट्रो ट्रेन चलती है उसमें भी एसी होते हैं, घरों में भी एसी होते हैं, दुकानों में भी एसी होते हैं, और हमारे जितने भी ऑफिस हैं इनमें भी एसी होते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो एसी से बाहर आना भी नहीं चाहते। वो क्या करें जिंदगी में वही जाने। वो सूरज की धूप से ऐसे भागते हैं जैसे आग लग गई हो, वो गर्म हवा से ऐसे भागते हैं जैसे मार देगी हमको। आज हमारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम इनके एडवर्स इफेक्ट को थोड़ा बहुत तो सह लें। फिर हम कहते हैं ये हम बीमार हो गए, हमको तकलीफ हो रही है, हमको दर्द हो रहा है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काम पे नहीं आ सकता। अरे आप जब गर्म हवा नहीं ले सकते, आप धूप से दूर भागते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बीमार नहीं होंगे तो क्या स्वस्थ होंगे? आपको ना अपनी बीमारी की चिंता है, ना आपको अपने परिवार की चिंता है, ना आपको अपने समाज की चिंता है, ना अपने देश की चिंता है, और फिर आप कहते हैं कि मैं क्या करूँ? ये प्रश्न बहुत जबरदस्त उठ रहे हैं। मैं बात चुनाव की ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं कर रहा कि चुनाव तो हम सब जानते हो गए, और ये नेता हमारे देश का कभी भला करने वाले नहीं है। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से आया हो, क्योंकि हमने उनको चुना है। हमने अपने नेता को नहीं चुना, हमने तो एक प्रधानमंत्री के नाम पे वोट दिया, हमने किसी और के नाम पे वोट दिया जो कभी हमारा हो नहीं सकता, जिसको हम कभी जान नहीं सकते, जो हमें जान नहीं सकता। यदि हम लोग कुछ भी दिमाग वाले होते, सोच विचार वाले होते, जिस तरह से 233 आ गए हैं आज, ये लोग काले कर्म करने वाले लोग हमारी सत्ता में, लोकसभा में आ चुके हैं। ये कभी भी लोकसभा में घुस नहीं सकते, की सोच नहीं सकते थे, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि हम भारत की लोकसभा के सांसद बनेंगे। लेकिन आज देखिए वो सांसद हैं, चाहे फेक सही, चाहे ईवीएम से बने सही, सांसद तो वो हैं। इतने गलत काम जिंदगी में किए, उनको सजाए जिंदगी होनी चाहिए, पूरी उनको सुविधाएं मिल रही हैं। आज देश के वो सबसे ऊंचे पद पे बैठे हैं। वो पद जो सबसे ऊंचा लेजिस्लेचर का होता है। आज इस देश की, हमारे लोगों की, अच्छे अच्छे लोगों की, हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की, जो साफ छवि के हैं, जिन्होंने जुर्म नहीं किए, उनकी किस्मत इन लोगों के हाथ में है लिखने। क्या हमें अपने ऊपर शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या हमको डूब नहीं मरना चाहिए? लेकिन हम तो सोचेंगे भी नहीं इस बात को। अरे यार छोड़ो, क्या लेना देना है। जिसने जीतना था जीत गया, जिसने हारना था हार गया, बात खत्म। अगले जब आए तब देखेंगे। अब इनको काम करने तो बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारा देखो विदेशों में नाम किया है, क्या नाम किया है वो ये भी नहीं जानते, बस विदेशों में नाम किया है।
अरे जिसको पता ही नहीं देश के बारे में वो क्या राज चलाएगा, वो क्या करेगा? जिसको आपकी प्रॉब्लम्स नहीं पता, जिसने कभी स्टडी नहीं की, कभी प्रॉब्लम्स का एनालिसिस नहीं किया, कभी सोचा नहीं, वो आपके बारे में क्या बताएगा? ये प्रश्न उठना होता है। और ये काम किसका है? ये काम मेरे जैसे लोगों का है, आप जैसे लोगों का है, जो बुद्धि रखते हैं, जो बुद्धि का यूज करते हैं, जो देश के बारे में सोच सकते हैं, जो विश्व के बारे में सोच सकते हैं, जो ज्ञान में ज्ञान रखते हैं, जो ऐसा ज्ञान रखते हैं जिसको अप्लाई किया जा सके। अगर हम और आप नहीं सोचेंगे तो भाई कौन सोचेगा? अगर आप सोचते हैं आज की तारीख में कृष्ण राम आएंगे, आज की तारीख में वो आने वाले नहीं है, क्योंकि वो इतने पागल नहीं है जितने हम सोचते हैं कि पाप बढ़ेंगे तो वो आएंगे। यहाँ पाप बढ़ते तो वो अवश्य आते हैं, यहाँ पाप बढ़े नहीं, बढ़ाए गए। हमारे सामने पाप हो रहा है और हम वो देखते हैं तो हम भी तो पापी हुए, हम उसको रोकते नहीं है और बढ़ावा देते हैं, यार छोड़ो, सड़क पर मार तो मार के भाग गया, हमें क्या लेना देना है, कौन रगड़ेगा, चलो चलते हैं। ओके, तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी बात को अगर आपको बुरा लगता है तो मुझे बुरा नहीं लगता कि आपको मेरी बात बुरी लगती है। सच्चाई तो सच्चाई है, कोई भी झूठ का पर्दा उसको कवर नहीं कर सकता है। कर भी देगा तो हवा का झोंका उसको ले जाएगा। आप लोगों को आने वाले समय में इसी गंदी हवा में जीना है, इसी गंदी हवा को सूंघना है, इसी देश की बर्बादी को देखना है। अगर आप नहीं सुधरे तो ये और निगेटिव की तरफ जाएगा और गलत तरीके पे जाएगा। हर प्रॉब्लम आपकी मेहमान बनेगी, आपकी गेस्ट बनेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब योगदान आपका दिया हुआ है। अच्छाई की है तो आपने की है, बुराई की है तो आपने की है। संभालना आपको है, लेकिन आप संभालेंगे नहीं, क्योंकि जब सारा देश जिम्मेदार होता है किसी चीज़ का, कहते हैं ना, किसी पार्क, किसी गार्डन को अगर पूरी कम्युनिटी को दे दिया जाए तो उस गार्डन का सत्यानाश होना तय है, क्योंकि जिम्मेदारी किसी की नहीं और सबकी है। वही हाल मेरे भारत के गार्डन का है। इस गार्डन में 135 करोड़ जो रहते हैं वो सब जिम्मेदार हैं, सब उत्तरदायी हैं हर अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए। तो भाई जहाँ सारे उत्तरदायी हैं तो वहाँ काम ही उत्तरदायी है और कोई उत्तरदायी नहीं है। ना कभी काम होगा, ना कोई ध्यान रखेगा। मैंने ऐसी ऐसी जगह देखी हैं, पिछले कई साल से रास्ते खराब पड़े हैं, पुल के नीचे, सबवे में, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई कवर कैसे टूटे, यहाँ खराबी कैसे हुई। नए नए सबवे बने हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पता नहीं अफसर सारे मर गए इस देश में, नेता सारे मर गए इस देश में। कौन से जाके चिड़ियाघर में ये नेता रहते हैं, कौन से चिड़ियाघर में हमारे देश के अफसर रहते हैं? क्या कभी काम करने के बाद, पैसा खर्चने के बाद कि हमने ये प्रोजेक्ट किया है, जाके देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं? अगर वो नहीं देखेंगे तो भाई कौन देखेगा? उनकी जगह कोई कुत्ते बिल्ली तो आएंगे नहीं देखने, देखना तो उन्हें ही पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अफसोस की बात है, ऐसा कुछ नहीं। आप किससे कहेंगे? मैंने कई मेल डाली है सफाई के बारे में, हमारा कूड़ा नहीं उठाया जाता है, म्यूनिसिपालिटी को डाली, कोई जवाब नहीं आता है। मैंने कई मेल डाली, मैंने मेल यहाँ भी डाली, टेलीकम्युनिकेशन आपका ट्राई में भी डाली, वही देखिए आप ये 35 रुपये चार्ज किस बात के करा रहे हैं, कोई जवाब नहीं आता है। इस देश में जिस तरह से पैसिविज्म आ गया है, पैसिविज्म का मतलब इनएक्शन, जहाँ कोई एक्शन ना हो, एक्शन जहाँ नहीं होता, जहाँ सुस्ती आ जाती है, छोड़ो यार देखेंगे बाद में क्या होने वाला है। सही बात है, कुछ होने वाला नहीं है। अगर मेरी एप्लीकेशन पे एक्शन नहीं होगा तो मैं क्या कर लूँगा? आखिर मेरी एप्लीकेशन पे एक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? मैंने कम से कम 30-40 मेल लिखी थी कि देखिए यहाँ गाय भैंस बांधी हुई है, इस एरिया में हाइजीन खराब हो रही है, ये रेगुलेटेड एरिया है, इसमें गाय भैंस कैसे। बस वो आगे जवाब दे देता है, वो उसके आगे जवाब दे देता है बड़े अफसर को, और बड़े को, उसके बाद खत्म हो जाती है बात। इतनी बार लिखा है, अब मैं क्या बताइए आपको, क्या करूं? इससे ज्यादा मैं किसी का सर तो फोड़ नहीं सकता, जाके किसी अफसर को पीट तो नहीं सकता। लिख ही सकते हैं, आप कंप्लेंट ही कर सकते हैं। अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे समाज को मैं सोता हुआ समाज कहूँ या जागता हुआ समाज कहूँ, जिसको काम ही नहीं करना? काम को लंबा कर दो, फेंक दो। ऐसे समाज को आप क्या कहेंगे? आखिर हैं तो वो भी समाज ही, चाहे ऑफिस रहे हैं, जो भी है हमारे समाज का ही तो हिस्सा है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। ऐसा देश का वातावरण बन चुका है, किसी को कोई चिंता नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है। बस मेरा होना चाहिए, मेरे बच्चे सही रहने चाहिए, मेरा परिवार से रह, मुझे क्या लेना देना किसी से। अगर मेरा बच्चा अस्पताल जाता है तो उसको फैसिलिटी मिल जानी चाहिए, मेरा बच्चा कहीं और जाता है उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मेरा बच्चा किसी स्कूल के एडमिशन जाता है, कॉलेज के एडमिशन के लिए जाता है, उसका एडमिशन होना चाहिए। बाकी से मुझे क्या लेना देना है? उस काम के लिए मैं अपने किसी अप्रोच पे लगाऊंगा, अपनी सिफारिश पे लगाऊंगा,
अपना कोई भी किसी भी तरह का सर्किल होगा उसको यूज करूंगा, और बाकी मुझे क्या लेना देना है। मेरा घर सेफ रहना चाहिए, मेरे बीवी बच्चे सेफ रहना चाहिए, हमें खाना मिलना चाहिए, हमें ऐड पैसे हमारे पास होने चाहिए। वर्ल्ड टूर घूमो, वर्ल्ड घूमो, पूरा देश घूमो, टूरिज्म पे जाओ, पूरे वर्ल्ड का टूर करो, हमें और से ज्यादा क्या चाहिए। जब देश की सोच ऐसी हो जाए, जहां सोचने की शक्ति क्षीण हो जाए, जहां जागरूकता खत्म हो जाए, जहां संवाद खत्म हो जाए, जहां बड़े छोटे से बात ना करते हो, जहां छोटे अपनी टांग अड़ाते हो, बड़े को बेवकूफ समझते हो, वो ये भूल जाते हो कि वो पढ़ा लिखा बड़ा भी है, सीनियर है, वो जिंदगी उसने देखी है, तुम तो खाली शायद कॉलेज से ही सीख के आए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम बहस करते हो उससे जो तुमसे सीनियर है, तुमसे ज़्यादा समझ रखता है, तुमसे ज़्यादा डायनेमिक है, अनपढ़ नहीं है। तो फिर ऐसे देश के बच्चे के बारे में क्या कहेंगे आप? उनका क्या भविष्य रहेगा? ऐसे बुजुर्ग के बारे में क्या कहेंगे जो सीरियस नहीं है, बस जी रहे हैं, वेतरन हैं, दूसरे हैं, जिए जाओ यार, मेरे बच्चे सेटल हो चुके हैं, मेरा लड़का अमेरिका में सेटल है, दूसरा लड़का मेरा वाशिंगटन में, तीसरा मेरा लंदन में, चौथा मेरा वहाँ, और बाकी मैं यहाँ। जब देश के नागरिक, देश के परिवार, देश के चिंतन करने वाले लोग जो बुद्धिजीवी हैं, ऊंचे दर्जे के हैं, ऐसे लोग देश के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो उस देश का क्या होगा, कल्पना की जा सकती है। आप स्वयं कर लीजिए, क्या ये देश आगे बनेगा या बिगड़ेगा, आप कल्पना कर लीजिए। जब जिस देश के बारे में सोचने वाले ना सोचें, पढ़ा लिखा आदमी सबसे अधिक जिम्मेदारी रखना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, सबसे ज़्यादा विद्या उसके पास है, वो देश के बारे में पढ़ सकता है, वो संविधान के बारे में पढ़ सकता है, जो यहाँ के नियम है उसके बारे में पढ़ सकता है। अगर वही लोग नहीं पढ़ेंगे, आंख बंद करके ऐसे 233 चोरों को, डकैतों को, बदमाशों को ऐसे बड़े हाउस, ऑगस्ट हाउस में लोकसभा में लेकर आएंगे, तो उस देश के बारे में कोई क्या कह सकता है। ऐसे लोग जिनको लोग कहा नहीं जा सकता, जानवर हैं जो जिन्होंने क्राइम किए हैं, वो हमारे देश के आज 45% लोकसभा के मेंबर बन के बैठे। तो उस देश के भविष्य का क्या होगा सोच सकते हो। और वो नेता पार्टियों को, वो नेता उसमें चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, वो उनको कैंडिडेट बना के लाए तो देखिए उनकी सोच, देखिए आप ऐसे नेताओं की सोच, कितनी गंदी सोच है उन नेताओं की, कितना कैरेक्टर गिरा उन नेताओं को कि ऐसे लोगों को वोट देकर एमपी बनवाते हैं और फिर कहते हैं हम उस देश की चिंता है, हम देश के राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, हम देश के अंदर सत्ता की बात नहीं, हम देश के अंदर देश की स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम देश पे आक्रमण हो तो उसके खिलाफ बात करते हैं। तो उनकी सब बातें खोखली हैं, खाली डब्बा है, खाली बोतल है, खाली डब्बा खाली बोतल, ले ले मेरे यार, एक गाना आता था, तो आज वही हाल है। उन्होंने हमको भी खाली डिब्बा दे दिया चुनाव में, खाली बोतल दे दी चुनाव में, जाओ इसमें रहो, पानी डाल के पी लो, दूध डाल के पी लो। अरे पानी होगा तो पियोगे, दूध होगा तो पियोगे, खाली बोतल है तो वेस्ट ही जाएगी। अब तो शीशे की बोतलें भी नहीं होती है, प्लास्टिक की बोतलें होती है, मैं उसको तोड़ भी नहीं सकता, मैं उसको खराब भी नहीं कर सकता और उसका यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि पानी पीने को नहीं है, दूध पीने को नहीं है। अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो उसका क्या इलाज है? कभी सोचेंगे आप? नहीं सोचेंगे आप नहीं सोचेंगे कि कम से कम गाड़ी कैसे चलाई जाए, कम से कम पेट्रोल कैसे खराब किया जाए, आप नहीं सोचेंगे कम से कम एसी कितने कम किए जाएं, आप नहीं सोचेंगे किस तरह से जिंदगी जी जाए, आप नहीं सोचेंगे किस तरह से इतने मेडिकल फीस जो लगती है अस्पतालों में जाके लाखों की 25-25 लाख की फीस लग जाती है, वो कैसे कम की जाए। आप नहीं सोचेंगे गरीब आदमी का क्या होगा, गुजारा कैसे करेगा, आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो जाएगा सब। नया भारत बना दिया इन्होंने, पुराना भारत समाप्त हो गया। हर कोई नया आता है तो कहता है मैं नया भारत बनाऊंगा। अरे कहाँ है भारत की जगह जो बनाएंगे आप? कहाँ है दूसरी भारत की जगह जो भारत बनाएंगे? वहाँ भारत तो एक ही है पूरी दुनिया में, और वो वही है जो भी है। उसको आप नया कह लीजिए, उसका पुराना कह लीजिए, आपके कहने से ना वो नया हो जाएगा और आपके कहने से जो है वो नहीं चला जाएगा। ये बेवकूफ़ी की बातें, पब्लिक को गुमराह करने की बातें, काले धन की बातें, बिना मतलब की बातें। आप देखिए काले धन की बात कर लेते हैं। जब ये पिछली बार 2014 में चुनाव जीत के आए थे, इन्होंने SIT बनाई थी, कहा था जी हमने देखिए सबसे बड़ा काम किया, SIT बना दी। आज उस SIT को 60 महीने से ऊपर हो चुके हैं। उसमें MB शाह सुप्रीम कोर्ट का जज, उस टाइम रिटायर्ड था, उसको हेड बनाया गया था। आपको बताएगा इतना पैसा इन्होंने खर्च किया, इतने साल, 60 महीने की सैलरी से ऊपर दे चुके हैं उनको। उन्होंने क्या अपनी सैलरी के बराबर भी काला धन ला के दिया? क्या ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए? अब वो व्हाइट पेपर देंगे लोकसभा में, क्या देंगे छोड़िए उन बातों को, हमको पता है कि क्या सच्चाई है। वादे करना बहुत आसान है, वादे निभाना बहुत मुश्किल है। हमारा देश यहीं टूट गया, यहीं फूट गया कि हर नेता वादा कर देता है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का वादा किया था, उससे पहले और भी वादे किए गए होंगे
और उसके बाद वादे किए ही जा रहे हैं। इन वादों से कुछ होने वाला नहीं है। आज आप अपनी मर्जी से अफसरों को भर्ती कर रहे हैं बिना एग्जाम के। आप होते कौन है भर्ती करने वाले, लेकिन आपको क्या, किसी को क्या होता है। हम सरकार हैं, हम कुछ भी करेंगे, आप कौन होते हैं पूछने वाले। हम सरकार हैं, हम जो चाहे करेंगे, आपको क्या। देश की सोच जब इतने नीचे स्तर की गिर जाए, एक गंदी नाली में चली जाए, लोग कहते हैं किसी ने किसी को गंदी नाली का कह दिया, किसी ने किसी को नीच कह दिया। यार सच को सच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इनकी पूजा करें। हम ऐसे प्रधानमंत्रियों की, ऐसे मंत्रियों की क्या पूजा करेंगे जो देश के बारे में नहीं सोच रहे, जो हेरा फेरी से इलेक्शन जीत रहे हैं, ईवीएम बदल रहे हैं। जो चुनाव आयोग ये नहीं बता सकता कि 20 लाख मशीनें कहाँ गई, उससे बढ़ के क्या उसकी पूजा की जाए, उस चोर डकैत चुनाव आयोग की और उस चोर डकैत प्राइम मिनिस्टर की जो ये सब करा रखा है। उनकी आरती उतारे हम। अंधे को भी दिख रहा है कि हेरा फेरी हुई है। 40 लाख मशीनें ऑर्डर में दी जाती हैं, डिलीवर भी होती हैं, लेकिन मशीनें 20 लाख रास्ते में गायब हो जाती हैं। 3 लाख मशीनों के नंबर बदले जाते हैं जो चुनाव में यूज हुई। जितने वोट पड़ते हैं और गिनती में कुछ और आते हैं। ये चोरी नहीं तो क्या है, किसे कहते हैं आप चोरी। अरे और चोरी क्या होती है। अब कोर्ट क्या फैसला देगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा कोर्ट जनता का कोर्ट होता है। जनता जानती है कि क्या हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ पहले जो अब हुआ है। तो ऐसे लोगों के आरती उतारेंगे, ऐसे बदमाशों की पूजा करें उनकी, हम उनकी योनि पूजा करें, उनकी कौन सी पूजा करें ऐसे लोगों की। बस उनको गद्दी से मतलब है, उनको किसी और चीज से मतलब नहीं है। कोई लिंचिंग कर जाए, कोई जय श्री राम के नारे पे किसी को मर्डर कर जाए, मार जाए, कोई कूट कूट के किसी को मार दे सड़क के ऊपर, कोई किसी का रेप कर दे, कोई किसी का मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे, हमें क्या लेना देना है। हमें तो क्रिकेट की चिंता ज्यादा है। हुआ है जब देश ऐसे हालात में आ जाए तो उस देश का पतन तय है। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमें ये राष्ट्र पसंद नहीं है। इसका मतलब आपको कुछ भी पसंद नहीं है, आपको देश से प्यार नहीं है। देश में कोई राष्ट्र की जरूरत नहीं। ऑलरेडी हम भारत राष्ट्र हैं। एक साहब कह रहे हैं ये भारत राष्ट्र, भारत बेकार होता है, हिंदू राष्ट्र सही होता है। उसको ABCD नहीं पता हिंदू की, हिंदू का मतलब क्या होता है उस व्यक्ति को, और अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। गधे भी बड़े होते हैं, हाथी भी बड़े होते हैं, ऊंट भी बड़े होते हैं, सब बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। क्या करोगे उनको आप, जिसको कुछ पता नहीं, सच्चाई जानते नहीं, इस देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन जिसका नहीं, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता में कोई हिस्सा नहीं लिया, वो आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। वो पाठ पढ़ा रहे हैं जनता को। वो जो जिंदगी में कुछ नहीं किया जिन्होंने देश के लिए, वो पाठ पढ़ा रहे हैं। उनसे हम पाठ सीखेंगे, वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। अजीब वो बात है। चोर पुलिस को सिखाएगा कि पुलिस कैसे काम करे। खैर, मेरा आप लोगों से यही कहना है, होश में आइए। पढ़ाई लिखाई आपने कर रखी है, हम जानते हैं। आंखें खोल, दिमाग खोल, कान खोल, आगे बढ़िए, दिमाग को चलाइए। किसी नेता के भुलावे में ना आइए। नेता तो नेता है, उनको क्या, वो तो खरीद लेते हैं। जब यूएस अगर कहता है मैं फलस्तीन को खरीद लूं, यूएस जैसी बड़ी कंपनी आकर, नेता तो वो भी है, वो दूसरे कंट्री को खरीदना चाहते हैं। हम अपने यहाँ पर वोटों को खरीदना चाहते हैं। हमें शराब की बोतल के बदले वोट ले लेते हैं, हम पैसे देके वोट ले लेते हैं, हम झूठे वादे करके वोट ले लेते हैं। हम कहते हैं हम 15 लाख देंगे, अकाउंट में वोट मिल जाता है, बाद में सब मुकर जाते हैं। ये चुनाव की बात है पीछे। अगर एक देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें करे, चुनाव में था, चुनाव पीछे गया, आपकी बात करो। अरे यार, फिर आपकी बात की वैल्यू क्या है कि चुनाव गया, चुनाव की बात खत्म हो गई। अगर एक देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें करता है तो मैं कहता हूँ इससे ज्यादा गिरी हुई बात और नहीं हो सकती। अगर कोई कहता है गंदी नाली है तो वास्तव में फिर वो गंदी नाली ही है। एक प्रधानमंत्री के शब्द की वैल्यू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का एक शब्द डिक्शनरी का शब्द हो जाता है, उसके बाद की वैल्यू होती नहीं, तो उसका प्रधानमंत्री होना ना होना एक बराबर है। फिर तो गली का चलता है एक कुछ मतलब नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। वो इंसान है कबाड़े उठाने वाला, जो कंधे में डाल के पूरे कबाड़ा इकट्ठा करते हैं, प्लास्टिक का थैला इकट्ठा करते हैं, कुछ और चीज इकट्ठी करते हैं, गत्ते इकट्ठे करते हैं। वो कबाड़ी में उसमें क्या फर्क रह जाता है। प्रधानमंत्री की हैसियत होती है, स्टेटस है, वो संवैधानिक पोस्ट है, जिम्मेदारी है। देश के अंदर एक ही होता है एक समय में। उसकी बातें क्या है, आपने चुनाव में गया, पीछे गया, अरे इससे गैर जिम्मेदाराना बात क्या होती है। आपने चुनाव में जो कहा था वो होना चाहिए था, उसकी वैल्यू। मैनिफेस्टो आपको वर्बातिम मैनिफेस्टो, जो जबान से बोला गया मैनिफेस्टो है, वो आप कहते हैं गया तो क्या हुआ। मुझे तो शर्म आती है बात सुन के। पता नहीं किस तरह से एक प्रधानमंत्री लेवल का आदमी ऐसे बोल देता है। आपको शर्म नहीं आ रही।
आपको गुस्सा नहीं आ रहा? अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो आप बेवकूफ़ हैं, फिर आपके दिमाग खाली है, भूसा भरा है दिमागों में आपके। आप इतना भी नहीं सोच सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं? इसलिए जब तक जागोगे नहीं ये देश सुधरेगा नहीं, याद रख लेना। देते रहो हर बार वोट, क्या फर्क पड़ने वाला है? वोट जाएगा, सरकार कोई ना कोई बन जाएगी, उसके बाद फिर आएगी ये, फिर वोट देना। आप मरते दम तक वोट ही देते रहना, देश नहीं सुधारना। इससे ज्यादा स्लीपिंग सोसाइटी और क्या होती है? कोई कहता है जी मेरे को वोट दे दो पहली बार, मैंने वहां एयर स्ट्राइक कराई है, आपने दिया, वोट दे दिया। आपके वोट क्या इस पर्पस के लिए बने हैं किसी के कहने पे दे दिया जाए? आप इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते? पढ़े लिखे हैं आप, हैं, आपको दिमाग नहीं है क्या? आप सोच समझने की शक्ति नहीं रखते क्या? आप डिग्री क्या ऐसे ही आ गए करके, वहां पढ़ाई नहीं की थी क्या? या नकल मार के पास करके आ गए हैं? आपको सोचना होगा, कोई सोचवाएगा नहीं। कब तक सोते रहेंगे आप? कब तक सपने देखते रहेंगे आप? देश आपका है, आप इस देश के हैं। आज देखिए जरा सी बात होती है, कोई भी यंग आदमी आत्महत्या कर लेता है। क्यों भाई? इतना गुस्सा आप में है कि अपने आप को खत्म कर दें? मतलब आपके अंदर सहन शक्ति खत्म हो चुकी है? कोई 95% लाके आत्महत्या कर देता है। आखिर आप चाहते क्या है? आप डिप्रेस्ड क्यों हैं? अगर आप अपने बारे में डिप्रेशन में रहेंगे तो आप देश का क्या भला करेंगे? सोचिए, क्या आप देश को कुछ दे पाएंगे? कुछ योगदान आप कर पाएंगे भारत के उत्थान के लिए? नहीं कर पाएंगे। तो क्या फायदा इन चीजों का? इट्स अ big question mark for everybody, for every citizen of this country, for every youth of this country, for every adult of this country, for every citizen, every senior and veteran citizen of this country, every directly or indirectly concerned with this country. Bharat, my Bharat. In English it is India, in Hindi it is Bharat. Bharat is not only a nation, it is a continent, a country which is having more than 25 states and many union territories, a country that is having 135 crores people minimum, a country which is having 50% out of those are dependent, 50% portable, which is workable. That country is a powerful one, keeping in view the quantum of people. People with strength of human resources. This human resources strength can either be used or abused. This resource is very important, precious, if it is considered positively. Of course, we are out of 7.5 billion people of this earth. Means we are leading country at this stage. 1.3 billion people in itself is a leading status in the whole world in democratic. We are, moreover, we are first democratic country in the earth. But we have to think: are we really democratic or we are democratic? Are we really democratic or we are not democratic? If we are democratic, we have to analyze ourselves what we are doing in this democracy. Are we really supporting this democracy or we are degrading this democracy? It's a question mark. Are we supporting this in a pure form or in rubbish form? Are we concerned for this nation or we are not concerned for this nation? Do we think this nation belongs to us or do we think this nation doesn't belong to us? Each and every point must be realized. We are a rich nation. Of course, that is true. But our wealth is in hands of whom? Our wealth is in hands of those few people who are looters of banks. Our wealth is lying in few hands of those who are not interested in this country, who are taking money from this country and investing in other countries. We are belonging to such people. They are our business leaders, they are our commercial leaders, our finance leaders, and we are taking, our political parties are taking monies from them for their election. And such political parties cannot be pro-poor but pro-industrialist. We are 130 crore people. We are never serious. We have never been serious. We don't want to be serious. We are always in sleeping mode, and we don't want to be serious for nation. We don't concern about this nation. We concern about my family, my body, my relative, my work, my neighborhood, everything. Mine and mine and mine. And mine doesn't work when nation is concerned. This nation is not a small quantity. This nation is small home. This nation is very big. Constitution is very big. Our laws are very big, but only for name's sake. Because our laws are, you can say, slackened laws. Slackened in the sense of ineffective. We are that. Have you ever thought of what every day we are burning? We are using 33 vehicles every day. We are burning more than 10 to 15 crores air conditioners every day. We are using trains and air conditioned coaches and air conditioned trains every day in hundreds numbers. We are using all air conditioners in offices everywhere every day.
We are using generators of 50 kV or more every day in lakhs and numbers. We are using industries and fuels everywhere. There's no place that we have left for being pure, for remaining pure forever. All places are, you should consider air which you are inhaling every time you are inhaling air. What this air is, are we really inhaling air or we are inhaling industrial chemicals? We are inhaling ethane, methane, protein, carbon dioxide, carbon monoxide parts in place of argon and nitrogen and oxygen. What we are inhaling with? Are we getting support from sun? Are we getting support from air? Are we getting support from fire? Or are we getting some other element? No, we are not. We are afraid of these elements. We cannot digest sun even for a minute in the hot summer. It's 45, 48, 50 degrees Celsius. We can't digest that. We can digest only air conditioned status, air conditioned environment, or cold weather. My question is why we are not concerned about this as humans, as citizens of this country, as educated person of this country, as adult of this country, as an active person of this country. Why we are not active? Why we are concerned only, oh, I don't care, let it be. When you give responsibility of a garden to a community, that garden is always ruined because nobody takes interest in community until that garden lies in hands of individual one. That is our country, our garden of 135 crore people in this country. This whole is a garden, and because it is a garden belonging to each and every citizen of this country, this is not belonging to anyone. Nobody shall take care of this because everybody will take care of this. That is the problem and was. We don't understand what to do, what not to do. We just want to kill time. We just want, oh, I should be fine, my education is okay, I got job, I got everything. We are not producing people who can work with hands. We are producing people who want to sit in air conditioned offices and work, maybe an engineer or doctor, chartered accountant, someone else or else. We want those people. Everybody wants to live comfortable life. Nobody wants to do sacrifice for this country. And this is really unfortunate. We are thinking that, we always think like that, which is really nonsense. We must be serious people of this country. We got independence not because of this slackness. Now those people are leaders, they are in power. Out of these 543, unfortunately, or you can say accusingly, or you can say if you abuse yourself, and you use abusive language onto you, I have right to use that language onto me and on the citizens of this country, that we brought them to Lok Sabha power. Those criminals who must be in jail, and we have brought them 233 people into Lok Sabha. Our Lok Sabha has been decorated by presence of these criminals, and our hearing. What a Lok Sabha, you can say. What a Lok Sabha in my country in 2019. Such accusation is right. You have to understand this. Our elections have been managed. We have to understand this. Elections were not elections in practical life, in practice. It was just foolishness. It was just a drama, a paint on the wall. There's a whitewashing offense. There was a story. It is same thing, whitewashing offense. This election was nothing but a whitewash. EVMs were changed, lakhs of EVMs were destroyed, and you can see lakhs of EVMs were available here and there, and management was there to replace real voting machine with new voting machines, which was pre-loaded with votes. I cannot say the election commission, another guilty conscience. What value he has got? Nothing value, no value at all. We are all sleeping society, and we have to think that when we have to sleep and we have to get up. We are not thinking. We are not serious, because seriousness means a serious business. Seriousness means you have to do work in a fixed time, in defined time, in a defined procedure or your own made system. Only then you can be serious. Otherwise, you can never be serious. Sleep and sleep and sleep. Sleep doesn't mean close eyes and take rest on bed. Sleep means your mind doesn't think about anything. You're sleeping, you're not working what you are required to do. You're not serious in your job. And seriousness means development, and we are not serious. None of us are serious. We are taking everything easy going, easy coming. And that is our approach, which is not acceptable as a person of this country. And see, our leaders, they have become leaders by hook or by crook. They don't even care for what was given. And our leaders say, oh, no problem, I told something in election rally, that has nothing to do with that. If a prime minister says like that, what do you think? A prime minister of a country means a top personal, top executive of that country, and that person must be responsible. That person must be consistent and competent. But so I talked at an election about many talks are done election, many promises are given. Forget that, election is gone. This is standard of our PM.
Is that a standard of a PM? That's a question mark. This is a downgraded standard of a PM, can say. Lowest graded standard of PM. PM's voice must have value. PM lips must have value. Each word of PM must be properly analyzed. But there is no need, because PM says, oh, who talks about these promises? Who cares about these promises? In election, many things are spoken, and who bothers about that? If a PM of your country says like this, I have no answer to that. Because no PM should do like this. This is cheating the public, and they have done very well. They have done very well cheating, because they have no capacity to do work. They don't know how to work, how to arrange people, how to arrange finance, how to arrange economy at macro and micro level. They understand nothing, but they are in power because you made them power. You made these MPs, 33 MPs to come to power. This is a fault of our people. This is my fault. This is your fault. This is the fault of every voter of this country, because voter of this country does not think about national interest. Voter of this country does not know about duties of a citizen. Our country is at such a crossroad now that where it has to go, nobody knows. Somebody is saying Hindu Rashtra has become, somebody says Bharat has gone, somebody says one thing and somebody says another thing. Fact is that we are in a critical stage. Somebody wants to make Hindu Rashtra. I don't understand what does that mean. What is Hindu Rashtra? Probably that person knows, who claims that it is Hindu Rashtra. What does Hindu mean? That person cannot describe that. It is imaginary, oh, Hindu Rashtra, Hindu Rashtra. Already we have Bharat Rashtra. Everybody knows our name is Bharat, so we are Bharat Rashtra. Bharat Desh. Where Hindu Rashtra is then required. Question is that why it is required. Who are you to call someone Hindu when there is no Hindu in this universe? Our nation ambition is only to get power and then enjoy life, do nothing else. Same thing, our money, wealth of this country is fixed by, you can say, few people in this country, not all. And poor and below poor, and all that are there. Nobody cares for them. They just get hard work if they have a job and make money for every day. They are not responsible for them. Who is responsible for them? Nobody knows. What government is doing, what government is not doing, what government duty is to say, nobody knows. And unfortunately, it is that we are living in this society, we are living in this system, we are living in this world. So my overall statement is, my summary explanation is, I'm not going to complete details of what I've said in Hindi. I'm just going to tell you, you have to become serious. If you become serious as early as possible, it is fortune for you. Because after all, this country we have to move. This country is not to be moved by some politicians. This country is to be moved by people of this country. And as people of this country, I am not self-motivated. I am not self-motivator. I have no interest in this country, in the effects of this country, bad or good. And what can I do? If I don't have a few hours a week for my country, what can I do? And I cannot be called a good citizen of this country. I cannot be called a good person of this country, because I am not thinking for this country. I just want to live and sleep. Eat good food, eat good money, have much money, go to market, enjoy, and come back and sleep. That is what if I want, then I cannot develop this country. This country can never be developed like this, can never develop that way. Because it's a big country has big problems, big country has all kinds of religious sentiments staying there, all kinds of casting there. We have caste, many castes, but our caste have been abused. Caste doesn't mean something bad. Caste means the work style, work culture. But we have made it social culture, we have made it physical culture. We abuse just job of a cobbler is also important. Just think of I repair my shoe or someone else's shoe. It's a small job or a big job. It's a job, it's a technique. Same thing, sweeping is a technique. Same thing, even some you can say whatever these people do in their callings, it's also big. Nothing is small, but our minds are not that big. Our minds are small. Our minds are small. We are not thinking society. We are not concentrating society. Therefore, we call ourselves bad, and that is what happened actually. Why to think that this work is small, this work is low, this work is low level, this work is that, and every work has value. If suppose that person is not available, who is doing the smallest job, how can he move? If the smallest worker who works very small profile, if that person doesn't exist, how can your structure come up? Every engineer is successful because he uses people.
People are not successful because he is an engineer. Engineer uses people. Similarly, every professional uses people. If you cannot use these people correctly with respect, with regard to their community and everything, you cannot expect good work from that person. This is natural. So we have to be awake ourselves. We have to think of ourselves. We are not thinking of ourselves. And that is a problem in us. We have to change our mindset. We have to change our thoughts and everything. Otherwise, we shall be cheated by each and every one. Why I am telling? Elections come and elections go. But this election was different. There are so many problems in this election, so many issues of the EVM we have in this. This is the first election which has been questioned by public. No elections were questioned by public in past because there was no requirement of questioning. This thing, everything was clear, clean, and everywhere. Now everything is in dark. Nobody knows what happened in the elections, what election commission did, what other parties did. Nobody knows that. Elections have gone. Everybody is forced to accept elections gone. But you cannot stop tongue of people like me. You cannot stop people from thinking. People shall keep on thinking, and people are well convinced that there was some forgery, where some illegality happened with these elections. We should not have been there. However, I have only again and again and again and again say, don't sleep. Sleep is no solution. No solution at all. This country is yours. You have to live this country. You have to enjoy this country until you are satisfied and you are contented. And that is what I say, never sleep. Never sleep and never sleep. And what I say, these vehicles and all that data, this must be controlled. It doesn't mean we have to say, are we not sleeping? We are sleeping. Who never care about adverse impacts related to following points. And these points we have told: vehicle population, air conditioning, industrial waste, vehicles, stores vehicles, road air conditioners, lakhs, prime standing units, and generators, trains, air conditioning, metro, etc. So there's no meaning to repeat each and everything. Purpose is that I had to communicate to you that you are not having small mind. You are brilliant people. You are intellectually educated. You are having four sides and everything. You have to create yourself as a power of this country. Forget political parties, forget everyone. Try to find truth. Everything should be free. There should be elections done by ballot papers, which is clean, transparent, everything is there. EVM is a looting machine, EVM is a dubious machine, it is a fake machine for fake elections, and we have to think ourselves again and again. When we join together with other people, we have to understand what we are. If you understand that, you will a big society, you will a good society. And I would say I'll talk next one about this issue because I don't want to prolong further discussion. For there's not much left in this talk, and I'll collectively link to other talks maybe tomorrow or some other time. And by that time, I'm thankful to you people for your time, for your courage, and the EVM evolution is coming. I should also like to support that evolution that EVM must go. It has to go, and that's all. थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय